हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन में। सो गाइज, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, इन्वायरमेंट स्टडी से संबंधित है। ये जो क्लास है ये यूपी टेट, सी टेट, पीसीएस और अदर लोअर एग्ज़ाम जितने भी होते हैं सब में ओबीसी बात है, इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये बेसिक टू एडवांस है, इनके मैं आपको बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस बातें बताऊंगा इन लेक्चर्स में। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, पर्यावरण अध्ययन का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको पर्यावरण अध्ययन का पूरा सिलेबस बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ पर अभी लिखूंगा कि क्या सिलेबस मैं पर्यावरण अध्ययन में आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ यही है कि आपको चैनल पर बने रहना है और जिसने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो पर्यावरण अध्ययन की है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पर्यावरण अध्ययन में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, पर्यावरण अध्ययन में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इस पूरी बुक को 3 सेक्टर में डिवाइड कर लेते हैं, 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा पर्यावरण से संबंधित, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को पूरा एनालिसिस करने के बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे जो है जैव विविधता। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद जो हमारा तीसरा सेक्शन होगा वो होगा इकोलॉजी से संबंधित, यानी कि पारिस्थितिकी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा होगा कि होता क्या है। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें बताऊंगा। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें नहीं पता है। जिसने पहले इन्वायरमेंट या पर्यावरण ये जो चैप्टर है पढ़ा होगा, ये पूरी बुक ये पढ़ी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको पता है तो मैं ये चीज़ ना बताऊँ। देखिए, मैं आपके लिए सीक्वेंस तो नहीं तोड़ सकता ना, तो मैं क्या करूँगा कि एक सीरीज से आप सबको हर चीज़ बता के चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमने जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला पर्यावरण पढ़ेंगे हम, दूसरा पारिस्थितिकी पढ़ेंगे और तीसरे में जैव विविधता पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले बात करते हैं हम पर्यावरण की। इसमें सबसे पहले सब में हम पहले तो यही पढ़ेंगे, व्हाट इज़ पर्यावरण या इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ पर्यावरण या फिर इन्वायरमेंट, राइट। सेम इसमें पढ़ेंगे, सेम यहाँ पर, और सेम ही पढ़ेंगे इकोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद हम पर्यावरण में पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, यानी कि इसके घटक क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये सब एनालिसिस करने के बाद हम पर्यावरण की पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण की समस्याएं। पर्यावरण की समस्या, पर्यावरण की समस्या। देखो, आज पर्यावरण की अगर हम समस्या की बात करते हैं तो केवल एक ही तरह की समस्या बहुत बार देखी जा रही है, वो है प्रदूषण। वो है प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आज पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है, सबसे बड़ी समस्या बनी है। और प्रदूषण में भी क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम नॉइस पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। उसके बाद हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। जब ये तीनों चीज़ कवर हो जाएंगी उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित जितनी भी संधियाँ हुई हैं वो सब पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्वेक्शन हुए हैं, जितने भी कॉन्वेक्शंस हुए हैं ये सब पढ़ेंगे, जितने भी सम्मेलन हुए हैं ये सब पढ़ेंगे, यानी कि जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई है ये सब चीज़ें एनालिसिस करेंगे। इन ये सब होने के बाद मैं आपको इतिहास भी बताऊंगा, इसका इतिहास भी बताऊंगा, यानी कि इन सब की हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ कि संध्या क्यों हुई, ये सम्मेलन क्यों हुआ, इन सब की हिस्ट्री भी एनालिसिस करेंगे।
उसके बाद मैं आपको दिवस भी बताऊंगा कि पर्यावरण से संबंधित कौन से दिवस और डेज इम्पोर्टेंट है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये चलाए गए, ये सब चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको राज्य व्यवस्था से संबंधित यानी कि पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद भी बताऊंगा। पर्यावरण से संबंधित आर्टिकल्स या अनुच्छेद, ये भी मैं आपको कवर कराऊंगा। आर्टिकल यानी कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो पर्यावरण इस सिलेबस में पूछे जाते हैं और पूछे जाते ही जाते हैं, ठीक है, ये सब मैं आपके इजीली कवर करा दूंगा। तो ये था सिलेबस किसका, पर्यावरण का। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सिलेबस पे चलते हैं, वो है जैव विविधता। जैव विविधता में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, यानी कि विभाजन कहाँ कहाँ पर है। विभाजन हम दो देखेंगे, एक भारत का देखेंगे और एक विश्व का देखेंगे। यानी कि एक विभाजन देखेंगे हम इंडिया का, इंडिया में क्या क्या विभाजन है जैव विविधता के, और दूसरा देखेंगे हम वर्ल्ड में क्या क्या है। दोनों के कवर करेंगे, भारत के भी और विश्व की भी जैव विविधता होती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, किसी एरिया में जीवन की डिफरेंट स्पीसीज यानी कि प्रजातियाँ वो जो रहती हैं कैसे रहती हैं, उनकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, उनको क्या क्या समस्या आ रही है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा तीसरी चीज़ आती है समस्या, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आज बायोडाइवर्सिटी की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सब हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सुरक्षा, कि हम जैव विविधता की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसके राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उन प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने कौन कौन से नेशनल पार्क बनाए हैं, वो सब हम देखेंगे। जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सब देखेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य आपने सुना होगा, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जितनी भी होती है वो सब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हुए हैं या कौन कौन से हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। देखो जैव मंडल को मैं आपको भारत की बताऊंगा और विश्व की बताऊंगा। अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र केवल 18 है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वे होते हैं, जैव मतलब लिविंग, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितनी जीवित चीज़ें हैं, जितनी भी जीवित प्रजातियां हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए कुछ क्षेत्र अलॉट किए हैं उनको कि भाई इस क्षेत्र में ये रहेंगे ताकि इनको क्या की जा सके, सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो भारत में कुल 18 है। जिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कौन कौन से नहीं है वो मैं आपको सारे इसमें बता दूंगा, कौन सा पहला है कौन सा लास्ट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें वेटलैंड क्या होते हैं। वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि कौन कौन सी होती है, ये चीज़ हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आर्द्र भूमि कौन कौन सी है, कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम देखेंगे लॉस पढ़ेंगे, हम इसके नियम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। एक्ट पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से एक्ट चलाए गए हैं जैव विविधता के लिए। तो ये सारा सिलेबस मैं कह सकता हूँ कि ये सारा सिलेबस है किसके लिए, जैव विविधता के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ हम जैव विविधता में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं इकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले सेम इकोलॉजी में व्हाट इज इकोलॉजी, ये सब चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, उसके बाद होता है इकोसिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी दिखाते हैं। देखिए जैसे कि ये एक पौधा है, ये कोई भी ग्रीन प्लांट है ये, ठीक है, ये एक ग्रीन प्लांट है, इसको किसी खरगोश ने खाया, ठीक है, इसको किसी खरगोश ने खाया, खरगोश को शेर खा गया, या खरगोश को ऐसे मान लो कोई भेड़िया खा गया, भेड़िया खा गया, भेड़िए को शेर खा गया, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे पर वो हम पढ़ेंगे किसमें, इकोलॉजी पारिस्थितिकी में।
तो पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोम क्या होता है। बायोम यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं हम जीवोम। जीवोम क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे। जीवोम होता है वो क्षेत्र जहाँ पर हरे पौधे, जीव जंतु ये सब क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जीवोम या बायोम कहते हैं। इसके क्या क्या टाइप्स हैं और क्या क्या ये किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, इसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम इसके बायोस्फीयर भी पढ़ेंगे, कौन कौन से इसके बायोस्फीयर हैं, यानी कि इसके जैव मंडल कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी होती है खाद्य श्रृंखला। आप लोगों ने पढ़ी होगी खाद्य श्रृंखला क्या होती है, सब आप जानते होंगे। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन क्या होती है, ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे, फूड चेन क्या होती है। इसके अलावा एक होती है खाद्य जाल क्या होता है, ये सब चीज़ हम देखेंगे, यानी कि फूड वेब क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि बायोकेमिकल साइकिल आपने पढ़ी होगी, बायोकेमिकल साइकिल जितनी भी होती हैं ये सब आपने पढ़ी होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ, कार्बन ले लेता हूँ, ऑक्सीजन लेता हूँ, या फिर एक और वाटर ले लेता हूँ H2O। इन सब की जो बायोकेमिकल साइकिल्स है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो ये पूरा सिलेबस जो है ये मैं पर्यावरण अध्ययन में आप सब लोगों को कराऊंगा। और आज जो है ये पहली क्लास है, इनकी क्लास नंबर 1 है, जिसमें आज मैं स्टार्टिंग करूंगा पर्यावरण की, ठीक है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट प्लीज़ सारी क्लासेस देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए या मेरी ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जैव विविधता में पर्यावरण अध्ययन में आपको कंप्लीट करा दूंगा। जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसमें से 80 to 90 क्वेश्चन इस सिलेबस में से आपके बन जाएंगे। तो इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि कुछ टॉपिक रह गया है, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कराना आप, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो टॉपिक भी इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये सिलेबस है जो हमें कवर करना है, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं किससे, अपने पर्यावरण से शुरुआत करते हैं, इनके इन्वायरमेंट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी कॉपी पेंसिल है, इसके कोई एक्सटर्नल नोट्स मेरे पास नहीं है, आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को जो भी जैसे भी करना है कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, पर्यावरण। सबसे पहले हम पर्यावरण क्लियर करेंगे, पर्यावरण को एनालिसिस करेंगे, या इनके इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें दो वर्ड हैं, एक हिंदी का है और एक इंग्लिश का है, दोनों को देख लेते हैं एक बार। अगर आप पर्यावरण का संधि विच्छेद करते हो तो परि प्लस आवरण, खैर यूपी टेट और सी टेट वालों को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जानते ही हैं। जो परि है और जो आवरण है दोनों का अपना अपना एक मतलब है। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। क्या होता है, घिरा हुआ, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, पर्यावरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, क्या है, एक फ्रेंच शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू सराउंडिंग, जिसका मतलब होता है टू सराउंडिंग, यानी कि चारों ओर। क्या होता है, टू सराउंडिंग, चारों ओर। तो अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो प्रॉपर डेफिनेशन होगी क्या पर्यावरण की, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है कि जितने भी क्या होते हैं जीवधारी होते हैं, सभी जीवधारियों व वनस्पतियों, सभी जीवधारियों व वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है, चारों ओर जो आवरण है वही क्या है, वही पर्यावरण है, वही क्या है, पर्यावरण है, यानी कि वही इन्वायरमेंट है। या फिर और में हम लिख सकते हैं, और में एक और लिख सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर उपस्थित हैं, वो भी लिख सकते हैं हम, वे सभी वस्तुएं, ये मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है। everything that is present around us, everything that is
present around us is known as environment. ओके, ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का देखता है तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर उपस्थित हैं वही क्या है, इन्वायरमेंट है. एग्जाम्पल्स के लिए हम जैसे लिख लेते हैं. एग्जाम्पल आप किससे समझोगे, जैसे कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनके जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं. हम प्लांट से भी तो घिरे हुए हैं. जितने भी मनुष्य आते हैं, क्या आते हैं, जितने भी ह्यूमंस आते हैं वो सब इसी में ही उपस्थित होते हैं. जितने भी सूक्ष्म जीव, आपने नाम सुना होगा सूक्ष्म जीव, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब इसी में ही आ जाते हैं. आपने नदियाँ पढ़ी होगी, नदियाँ रिवर्स जो होती हैं वो भी इसी में ही हैं. आपने सड़क देखी होगी, रोड्स देखी होंगी, वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं. आपने नहर देखी होगी, प्रकाश देखा होगा, ये सब चीज़ें. कैनल, ये होती है कैनल और लाइट. ठीक है, ETC, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, हम सभी इस चीज़ों के चारों ओर स्थित हैं. ये सब हमारे चारों ओर प्रेजेंट है. तो इन्हीं चीज़ों का हमारे चारों ओर होना, या फिर सारी वस्तुएं, एक पेन से लेकर, एक मार्कर से लेकर, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें जो भी हमारे चारों ओर उपस्थित है वही क्या है, पर्यावरण है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स में आप दो चीज़ें बहुत अच्छे से देख रहे होंगे. जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, अगर आप इस सब को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस एग्जाम्पल्स में कुछ तो ऐसे दिखेंगे जो सजीव हैं और कुछ ऐसे दिखेंगे जो निर्जीव हैं. राइट, तो दो वर्ड हमारे सामने आए. एक तो वर्ड आता है निर्जीव का, ठीक है, और एक वर्ड आया सजीव का. दो वर्ड हमारे सामने आए, एक सजीव का और एक निर्जीव का. सजीव जो होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो सजीव होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जीवित होते हैं. ठीक है, ये दो चीजें मैंने देखी अभी, आपने भी देखी होगी. ठीक है, एक बार लिख लेते हैं. जैसे निर्जीव की बात करूं तो नॉन लिविंग, जो जीवित नहीं है. जैसे मैंने यहाँ पर नदी लिखी है ना, रिवर लिखी है, तो रिवर क्या है, एक निर्जीव है. मैंने यहाँ पर सड़क लिखी थी, यानी कि रोड लिखी थी, तो रोड भी क्या है, एक निर्जीव है. यहाँ पर मैंने क्या लिखी, नहर लिखी है. जो कैनल लिखी है ये भी क्या है, एक निर्जीव है. प्रकाश लिखा है, लाइट लिखी है, वो भी क्या है, एक निर्जीव है. राइट, एग्जाम्पल्स के तौर पर. सजीव, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखे हैं, पेड़ पौधे लिखे हैं. क्या लिखे हैं, पेड़ पौधे लिखे हैं, यानी कि प्लांट्स लिखे हैं. मनुष्य, मानव, ह्यूमंस जितने भी हैं वो सब इसी में आते हैं. सूक्ष्म जीव मैंने लिखे हैं. देखिए, इन्हें लिखने का एक कारण और है, वो मैं बताऊंगा आपको. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिखे हैं. देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने निर्जीव के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, मैंने सजीव के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. इन चीज़ों को या इन ऑर्गेनिज्म को एक नाम और से जाना जाता है, इनको एक नाम और दिया गया है. जितने भी निर्जीव होते हैं उनको हम अजैविक बोलते हैं, उन सभी को हम अजैविक बोलते हैं या फिर अबायोटिक बोलते हैं. समझ में आया? जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं या जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं उन सबको, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम अजैविक बोलते हैं, और जितने सजीव हैं उनको हम जैविक बोलते हैं, यानी कि उनको हम बायोटिक बोलते हैं. ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि जैविक और अजैविक होते क्या हैं. और अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ से भी बन जाती है पर्यावरण की, वो क्या है कि अजैविक और जैविक ऑर्गेनिज्म का या जैविक, अजैविक और जैविक घटकों का आपस में सम्मिश्रण ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है. समझ में आया? अजैविक और जैविक कंपोनेंट का, यानी कि सम ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक इज नोन एज इन्वायरमेंट. समझ में आया? यानी कि हम कह सकते हैं, मैं लिख देता हूं, अजैविक व जैविक घटकों का
समीक्षण। समीक्षण क्या है? पर्यावरण। भाई एक शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी तो कह सकते हैं अजैविक में ये सब चीजें आ गई, जैविक में ये सब चीजें आ गई, तो एक डेफिनेशन ये भी तो बन सकती है इनके। मैं कह सकता हूँ कि अबायोटिक द सम ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो हम, द सम ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक component is known as environment, राइट। तो इसमें तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं समझने में कि ये चीज़ें हैं क्या। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें जो मैंने बोर्ड पे लिखी है समझ में आ गई है। और अब हम बात करेंगे, देखो पर्यावरण समझ लिया है, अब हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स अभी मैंने दो बताए हैं, अजैविक और जैविक। अब हम इनके बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं कि जैविक और अजैविक होते क्या हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि अब हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स यानी कि घटक। देखिए सबसे पहली चीज जो है, इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं वो दो तरीके के हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, एक तो अजैविक है और दूसरा जैविक है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक होता है अबायोटिक और दूसरा है बायोटिक, राइट। इन दोनों को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जैविक को देखते हैं, फिर अजैविक को देख लेंगे, ठीक है। जो जैविक है वो क्या होते हैं, जितने भी क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जितने भी सजीव या सभी जीवधारी, हम लिख सकते हैं प्रॉपर में सभी जीवधारी, ये सब क्या होते हैं जैविक के अंतर्गत आते हैं। अब सिंपल सी चीज है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सभी जीवधारी हैं, इन सबको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने? 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टाइप क्या है। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर, जिसे हम उत्पादक भी कहते हैं। प्रोड्यूसर या उत्पादक क्या होते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। देखो उत्पादक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, राइट। वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। ये दूसरी हम प्रॉपर बता सकते हैं, दूसरे वे में भी हम बता सकते हैं कि वो जो अपने भोजन का उत्पादन स्वयं करते हैं। जो भोजन का उत्पादन जो स्वयं क्या करते हैं, स्वयं भोजन का उत्पादन करते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं, समझ में? तो वो सभी क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। इनके सेल्फ फूड प्रोड्यूस करते हैं, वो सब क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। जो फोटोसिंथेसिस क्या क्रिया करते हैं वही क्या होते हैं? आपके उत्पादक होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे मैं आपको बता देता हूं, जितने भी हरे पौधे होते हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं, इनके जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। समझ में? मैं आपको ये चीज़ें ब्रीफली बताऊंगा, बट इन इकोलॉजी, पारिस्थितिकी में। सेकंड पॉइंट आता है, पहला हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा आता है कंज्यूमर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या होते हैं ये? वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या रखते हैं? भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर, ठीक है। डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। वो क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं।
एग्जाम्पल्स जैसे हम जान लेते हैं, आप सब लोग भी जानते होंगे, जितने भी क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं, इनके ह्यूमंस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि हम ही हैं भाई। दूसरा आता है एनिमल्स, यानी कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये भी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे शेर हो गया, घास तो नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा, तो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा टाइप आता है डीकंपोजर, यानी कि अपघटक। तीसरे आते हैं अपघटक। क्या होते हैं जरा इनको भी जान लेते हैं। अपघटक वे होते हैं जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किनसे प्राप्त करते हैं? मृत जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, या हम कह सकते हैं डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। यहां पे लिख भी सकते हैं हम डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। जितने भी मृत जीव है उन सब पर ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं, डीकंपोजर कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम जैसे लिख लेते हैं, जैसे आपने अर्थवर्म का नाम सुना होगा, अर्थवर्म का नाम सुना होगा, जिसे आप लोग केचुआ कहते हो, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और जितने भी फंगी होते हैं, जितने भी फंगी होते हैं, कवक होते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। कवक का एक बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, आपने नाम सुना होगा। कवक का एक बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। बेसिकली जो प्रोटोजोआ होते हैं, ये कोई भी जो स्वच्छ जल होता है, या समुद्री जल होता है, या मृदा होती है, उसमें पाए जाते हैं ये प्रोटोजोआ। ठीक है, जो वहाँ पर उपस्थित डेड ऑर्गेनिज्म को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, सड़ी गली चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, ये वो हैं अपघटक। समझ में आया? तो जैविक जो है उसके 3 पार्ट थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तीनों की मैंने एक डेफिनेशन आपको बता दी है, एक ओवरव्यू बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं किस पर, अबायोटिक पे। अबायोटिक क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं कि निर्जीव चीजें, निर्जीव वस्तुएं, वो सभी क्या हैं, अबायोटिक हैं। ठीक है, एक बार टाइप देख लेते हैं। जो टाइप है इसके, ये 2 टाइप का होता है। जो अजैविक है ये 2 तरीके का होता है। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला जो है वो आता है नेचुरल, या जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक भी होते हैं जिसमें सभी वस्तुएं क्या होती है, प्राकृतिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक घटक कहते हैं। ठीक है, जो कि अजैविक में आता है। सभी प्राकृतिक वस्तुएं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम सभी प्राकृतिक वस्तुएं। ठीक है, ऑल नेचुरल थिंग्स। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, वायु, एयर। एयर एक प्राकृतिक है। और क्या, जैसे आपकी नदियां होगी, नदियां भी कैसी हैं, रिवर्स जो हैं वो भी प्राकृतिक हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी क्या होते हैं, आपके प्रकाश हो गया, प्रकाश यानी कि लाइट भी क्या है, नेचुरल है, राइट। तो ईटीसी, ये सब चीज़ें क्या होती है, नेचुरल होती है, जो किसके अंतर्गत आती है, अजैविक के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले चीज़ों को समझना है। ईटीसी, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सभी किस में आती है, अजैविक में आती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। इसको थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, कृत्रिम क्या होते हैं, यानी कि मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, है ना, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, मेड बाय ह्यूमन। वे सभी वस्तुएं जो हमारे द्वारा बनाई गई है, एक मार्कर से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, चाहे वो एक सैटेलाइट ही क्यों ना हो, वो सब किस में आती है, कृत्रिम में आती है। चाहे एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं,
जैसे कि जितने भी क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट या उपकरण होते हैं वो सब इसमें आते हैं। जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, यानी कि जितने भी क्या हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, वो सब इसी में आते हैं। और क्या, और जैसे कि हमारे क्या होते हैं, नहर होती है ना, कैनल होती है, ये भी तो मेड बाय ह्यूमन ही है। बांध होते हैं, डैम, ये भी मानव द्वारा ही बनाए गए हैं। और क्या हो सकते हैं, बस जो हमारे द्वारा बनाई गई हैं चीज़ें, जैसे कि नहर हो गया, बांध हो गया, और क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं जिसमें हम गैसों को कलेक्ट करते हैं, ईटीसी, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या है, किसके द्वारा बनाई गई है, मानव द्वारा बनाई। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि इन्वेंशन जो है वो किस तरह का घटक है या किसके अंतर्गत आता है, तो अजैविक में, अबायोटिक में ये एक कृत्रिम घटक है। समझ में आया, अजैविक में ये एक कृत्रिम घटक है। समझ में आया। ऐसे ही पूछ लें कि लाइट जो है वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, किस तरह का कंपोनेंट है, किस तरह का घटक है, तो अजैविक में एक प्राकृतिक घटक है। इसी तरह इनमें पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ किस प्रकार का कंपोनेंट है, तो घटक है। तो आप बताओगे कि जैविक में अपघटक है ये एक अपघटक। समझ में आया, जैविक में क्या है, एक अपघटक है। कौन, प्रोटोजोआ, कवक, केचुआ, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में से बनते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें जो कंपोनेंट है वो किस किस तरह के होते हैं, आपको थोड़ा आइडिया इसके बारे में लग गया होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको कि जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को हम कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण पर मानव द्वारा प्रभाव, हम कैसे इफेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, यानी कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन ईवीएस। आज हम ये डिस्कस करेंगे, आज क्या आप ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार इसको बहुत अच्छे से समझ के चलना, क्योंकि ये जड़ है एक तरीके से पर्यावरण की, और हम कैसे इस पर्यावरण को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जरा बात को जरा समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले देखो जैसे ये एक ह्यूमन है, ये क्या एक ह्यूमन है। ठीक है, अब ये ह्यूमन क्या है, और एक कंपोनेंट जो है यानी कि घटक जो है, ह्यूमन यानी कि कोई मानव, कंपोनेंट यानी कि घटक, राइट। अब देखो ह्यूमन जो है वो इन कंपोनेंट्स को उपयोग में लाना चाहता है। कंपोनेंट्स मतलब नदियों को उपयोग में लाना चाह रहा है, और जो जल है उसको उपयोग में लाना चाह रहा है, वायु को उपयोग में लाना चाह रहा है। तो कंपोनेंट पर क्या करना चाह रहा है, अपने आप यूटिलाइज करना चाहता है, उसको उपयोग करना चाहता है। कोई ह्यूमन है वो क्या करना चाह रहा है, जितने भी कंपोनेंट हैं उनको यूटिलाइज करना चाह रहा है, यानी कि उपयोग करना चाहता है, राइट। अब उपयोग करने के लिए वो क्या करेगा, रिसर्च करेगा नहीं करेगा। पानी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, पानी का इस्तेमाल या गैस का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, उसके लिए रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, खोज करता है इन सब चीज़ों की। तो होता क्या है इनसे, अब देखो इसमें ह्यूमन ने इन कंपोनेंट्स को उपयोग में लाने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए या कुछ रिसर्च की। ठीक है, उस रिसर्च का जो इफेक्ट है यानी कि जो प्रभाव है, इस रिसर्च का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो सीधे सीधे इस घटक पर भी पड़ेगा, इस कंपोनेंट पर भी पड़ेगा और मानव पर भी पड़ेगा। समझ में आई या नहीं। यानी कि उसने जो रिसर्च करके जल, जैसे पानी है, पानी को कंट्रोल करके कुछ उसका जो इफेक्ट है, पानी को जो कंट्रोल करना चाह रहा है, उसका जो प्रभाव है वो जल पर भी पड़ेगा, उस पानी पर भी पड़ेगा और साथ में ह्यूमन पर भी पड़ेगा। ठीक है, देखो समझो, एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अब समझ में आ जाएगा आपके। लेट्स सपोज ये एक ह्यूमन है। ठीक है, ये क्या है, एक ह्यूमन है, राइट। अब ये ह्यूमन क्या चाह रहा है, ये जो ह्यूमन है
कंपोनेंट ले लेते हैं जैसे वाटर यानी कि जल। कंपोनेंट हमने लिया क्या, जल लिया। अब ये ह्यूमन जो है वो इस जल को उपयोग करना चाह रहा है, यूटिलाइज करना चाहता है। क्या करना चाहता है, इसका उपयोग करना चाहता है या इसका यूटिलाइज करना चाह रहा है। तो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, जल को यूटिलाइज करने के लिए क्या बनाएगा, डैम। बने नहीं बने, डैम बनाए नहीं बनाए इन्होंने। पानी को इस्तेमाल करने के लिए डैम यानी कि बांध का निर्माण किया, रिसर्च करके पूरी मेहनत करके किसका निर्माण किया, डैम का निर्माण किया, बांध बना दिया। ठीक है, इस जल को इस्तेमाल करके। अब क्या किया, इस डैम का जो इफेक्ट होगा यानी कि इस डैम का जो प्रभाव पड़ेगा, ये जो प्रभाव है ये प्रभाव इस जल पर भी पड़ा और किस पर पड़ेगा, ह्यूमन पर भी पड़ेगा। कैसे, उन्होंने इस जल को एक जगह इकट्ठा कर लिया तो उसका प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा जल पर, डैम बनाया तो डैम जल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि इन्होंने जल को एक जगह इकट्ठा कर लिया तो प्रभाव जल पर भी पड़ा। दूसरा प्रभाव किस पर पड़ा, ह्यूमन पर। अगर ये बांध टूट गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा, ह्यूमन का होगा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम होंगे नहीं होंगे, ह्यूमंस होंगे नहीं होंगे। तो इस बांध का प्रभाव इस जल पर भी पड़ेगा क्योंकि इन्होंने जल को इकट्ठा कर लिया, और इसका प्रभाव ह्यूमन पर भी पड़ेगा क्योंकि अगर ये बांध टूटा तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा, ह्यूमन का होगा, मनुष्य का होगा, मानव का। समझ में आया। तो यही हमें पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे द्वारा फैलाए जा रहे हैं और जो कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। समझ में आया। तो चलिए अब हम सबसे पहले अपना पहला पढ़ते हैं कि पहला कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है और जिसके जिम्मेदार हम हैं, हम ही हैं, प्रदूषण के जिम्मेदार हम ही हैं। देखो एक चीज़ समझो, इस अर्थ पर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वेस्ट हो, कोई नहीं है। एक चींटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक महत्व है इस इन्वायरमेंट में, इस पर्यावरण में। समझ में आया। और अगर हम उन चीज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है अस्तित्व कहीं ना कहीं हिल ही जाएगा। ठीक है, तो उसके जिम्मेदार हम ही होंगे और हम ही हैं। अगर इस अर्थ पर कोई एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो है पोल्यूशन, जो कि हमारे द्वारा कंटिन्यू इंक्रीज किया जा रहा है। अभी हाल ही में लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है, ये इन्वायरमेंट कम हो रहा है, सॉरी ये जो पोल्यूशन है कम हो रहा है, अदरवाइज बहुत ही बढ़ जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। समझ में आया। तो चलो, पर्यावरण मानव को कैसे प्रभाव, जो पर्यावरण पर है वो मानव कैसे प्रभाव डाल रहा है, सबसे पहले उसमें फर्स्ट चीज देखते हैं। सबसे पहला आता है वनों का कटाव। वनों का कटाव यानी कि डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन, सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये मानव पर कैसे प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो देखो एक चीज पहले समझो, डिफोरेस्टेशन को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा फॉरेस्ट के बारे में बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा वन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो आज जितनी भी अर्थ पर स्थल है, पानी को छोड़कर जो भूमि का पार्ट है, उस स्थल का 30% भाग जो है, 30% भाग जो है वो वनों ने घेरा हुआ है या उस पर वन है। 30% भाग पर क्या है, वन है। समझ में आया नहीं आया। यानी कि 30% एरिया कवर्ड, 30% एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट, ये कवर्ड बाय फॉरेस्ट, ये 30% एरिया ऑफ द लैंड कवर्ड बाय फॉरेस्ट। समझ में आया नहीं आया। तो आज 30% भाग पर क्या है, वन है, राइट। अब चीज देखो जरा समझो, ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, ये हमें किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं, एक बार जरा इसको देखते हैं। ये हमें किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। सबसे पहली चीज क्या करते हैं, हमें शुद्ध वायु उपलब्ध कराते नहीं कराते हैं, शुद्ध वायु उपलब्ध कराते हैं, राइट। यानी कि प्रोवाइड प्योर एयर। ठीक है, शुद्ध वायु उपलब्ध कराते हैं। भाई आप सुबह के सुबह उठते हो जब, तो आपको फ्रेश एयर मिलती है नहीं मिलती है, तो वो इन वनों के द्वारा ही तो मिलती है। तो क्या करते हैं, शुद्ध एयर प्रोवाइड कराते हैं हमको। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या होगा, वर्षा कराने में सहायक होते हैं, वर्षा
कराने में सहायक होते हैं, यानी कि हेल्पफुल इन रेनफॉल। वर्षा कराने में सहायक कैसे होते हैं? देखो क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि वन वर्षा कराने में किस प्रकार सहायता करते हैं, किस प्रकार सहायक हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार सहायक है, थोड़ा समझिएगा बात को, ठीक है। जैसे अब सपोज करो ये हमारी भूमि है और इस भूमि पर कोई वृक्ष का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। इस वृक्ष के पेड़ पर ये एक पत्ती है, ये क्या है? एक पत्ती है, एक लीफ है इस पेड़ की, इस वृक्ष की क्या है? पत्ती है, लीफ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो पत्तियां हैं ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है। क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है। क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है, यानी कि क्या करती है? वाटर वेपर जो होता है वो पत्तियों द्वारा ही होता है, ठीक है। ये जो पत्तियां हैं ये वाष्पोत्सर्जन करती हैं, इनके यहाँ से वाटर क्या होता है, जैसे इसको सूर्य की किरणें पत्तियों पर पड़ती है तो वाटर क्या होता है? वेपर करता है, ये पानी को छोड़ देती है। पानी को पत्तियां क्या करती हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में छोड़ देती है। तो जैसे ही इन पत्तियों ने इस पानी को छोड़ा तो वायुमंडल में ये वाटर के जो कण होते हैं वो ऐसे फैलते हैं, ऐसे फैल जाते हैं। ये क्या है? वाटर वेपर लिख देता हूँ। ये क्या है? वाटर वेपर, यानी कि जल वाष्प। ये जल वाष्प की बूंदें हैं। क्या है? जल वाष्प की बूंदें हैं, वाटर वेपर, ठीक है। अब इस वायुमंडल में क्या हुआ? जल वाष्प की बूंदें फैल गई। अब क्या हुआ कि यहां से हवाएं चली, यहां से क्या चली? हवाएं चली, और ये जो हवाएं हैं ये इन वाटर वेपर को उड़ाकर ऊपर की तरफ ले गई, ठीक है। और यहां पर उपस्थित है बादल, ठीक है। तो बादल में ये कण क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। बादलों में ये कण क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों इकट्ठे होते हैं? क्योंकि तापमान जहां पर कम होता है वहां पर ये बूंदें क्या होती हैं? आपस में इकट्ठे हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ तापमान जो तापमान है वो कैसा है? कम है। तो तापमान कम होने के कारण ये जो जलवाष्प की बूंदें इन हवाओं के साथ ऊपर की तरफ उड़कर गई हैं वो इस बादल में संघनित हो जाती है, संघनन हो जाता है इनका, समझ में क्या हो जाता है? कंजर्वेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है? ये जो जलवाष्प की बूंदें हैं ये बादल में क्या हो जाती है? एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, और फिर यहीं से ही क्या होती है? वर्षा होनी शुरू हो जाती है, और फिर यहीं से क्या होनी शुरू हो जाती है? वर्षा शुरू होने जाती है, रेन फॉल होने लगता है। समझ में आया नहीं आया? क्या बताया मैंने? तो वर्षा कराने में किस तरीके से सहायक है? सबसे पहले क्या होता है? एक जो पत्ती होती है वृक्ष की वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प की बूंदें वायुमंडल में फैल जाती है, और फैलने के कारण जब हवाएं चलती हैं तो वो ऊपर की तरफ उनको ले जाती हैं। ऊपर तापमान कम होने के कारण वे जलवाष्प की बूंदें एक जगह इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होना यानी कि संघनित हो जाती है, संघनन की क्रिया हो जाती है, और जब वो सारी बूंदें एक जगह इकट्ठी हो जाती है फिर उसके बाद क्या होने लगता है? रेनफॉल, यानी कि वर्षा होने लगती है। समझ में आया या नहीं आया? ये मेरे ख्याल से आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें एक पॉइंट जानने वाला और है कि ये जो वाष्पोत्सर्जन मैंने आपको बताया इसको मापते किस में है? इस वाष्पोत्सर्जन को मापते किस में है? तो लिख लीजिएगा, इसको हम पोटोमीटर में मापते हैं। वाष्पोत्सर्जन को किस में मापते हैं? पोटोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर आपने कुछ भी स्किप किया या कुछ भी छोड़ा तो मे भी लगता है आपको ये सब निकल जाए माइंड से, ठीक है। तो क्या करते हैं? वर्षा कराने में सहायक। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि क्या फॉरेस्ट या जंगल वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं, तो हाँ ये क्या होते हैं? वर्षा कराने में सहायक होते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ये क्या करते हैं? मृदा अपरदन को रोकते हैं। मृदा अपरदन को रोकते हैं, यानी कि हेल्पफुल टू स्टॉप सोयल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन को रोकते। कैसे रोकते? एक मिनट ये देख लेते हैं। देखो मान लो ये एक भूमि है और उस भूमि पर ये एक वृक्ष खड़ा है,
राइट। ये जो है ये इस वृक्ष की रूट्स हैं, जड़ें, ठीक है, नीचे तक फैली हुई हैं। ये एक लैंड हो गया मान लो, ठीक है, और ये भूमि का पार्ट हो गया, ये भूमि मान लो, भूमि का अंदर का एरिया हो गया, और ये क्या होंगे, इसकी रूट्स होंगी। तो चूंकि ये भूमि का अंदर का पार्ट है, तो ये जो जड़ें हैं ये मिट्टी को ऐसे पकड़ के रखती है, मिट्टियों के साथ बॉन्ड बनाकर रखती है। ये जड़ें क्या करती है, इन मिट्टियों के साथ बॉन्ड बनाकर रखती है, यानी कि बांधे रखती है, मिट्टियों को अपने साथ जोड़े रखती है, इस तरह का क्या करती है, बॉन्ड बनाकर रखती है, ठीक है। यानी कि बॉन्ड बनाने का, मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी का कटाव। अब जब यहाँ पर पेड़ खड़ा है और उस पेड़ की जड़ों ने मिट्टी को बांधे रखा है खुद से, तो क्या मिट्टी का कटाव हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ में आया? अगर इस पेड़ को यहाँ से काट दिया जाए तो इस मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? धीरे धीरे ये जो रूट्स है ये सूख जाएंगे और मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा। तो मृदा अपरदन कुछ और नहीं बल्कि मिट्टी का कटाव है, यानी कि जहाँ कहीं पेड़ नहीं होते हैं, पेड़ काट दिए जाते हैं, जितने भी पेड़ जो है वो काट दिए जाते हैं, तो वहाँ पर मृदा अपरदन की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि हाल ही में कहाँ पर मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा हो रहा है, भारत में कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, ये कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि कार्बन को सोखते हैं, कार्बन को सोखते हैं, ठीक है। अगर कार्बन को नहीं सोखेंगे तो इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग की क्रिया बढ़ जाएगी, यानी कि उष्मीकरण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, टेम्परेचर की मात्रा अधिक हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? ये था फॉरेस्ट यानी कि जंगल के बारे में। अब हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, जिसने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन को ये कैसे स्टॉप करता है, अब उसको देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है, हम इसको कैसे प्रभावित करते हैं। अब देखो डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहली चीज़ क्या है डिफॉरेस्टेशन में, कि ये क्या कार्य करती है, डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना या को बढ़ावा मिल रहा है, इनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आपको कहीं इंडस्ट्री या अपनी खुद की फैक्ट्री लगानी है तो वनों का वहाँ से क्या करना होगा, कटाव करना होगा। समझ में आया? तो कटाव करने की, जब आप वनों का कटाव करोगे तभी तो वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाओगे या कोई उद्योग वहाँ पर शुरू करोगे अपना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वनों को दिन पर दिन काटते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन की ये जो क्रिया है, डिफॉरेस्टेशन की जो समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है औद्योगिकीकरण। समझ में आया? जितनी भी फैक्ट्रियाज आप लगा रहे हैं वो सब। और क्या करते हैं, ये प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण यानी कि जो पोल्यूशन है वो बढ़ता है। पोल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पोल्यूशन क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसमें जो वन है वो हेल्पफुल होते हैं क्या कराने में, इस प्रदूषण की समस्या को कम कराने की। जैसे होता है वर्षा करा देना, तो वर्षा कराने से भी कहीं ना कहीं प्रदूषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जो वन है वो वर्षा कराते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वन जो है वो वर्षा कराने में सहायक है, इनके, ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, ठीक है। तो प्रदूषण की समस्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाओ, वनों का निर्माण करो या वन लगाओ। और क्या होता है, मृदा अपरदन कम होगा या ज़्यादा होगा, मृदा अपरदन अधिक होगा, यानी कि मृदा अपरदन की समस्या बढ़ेगी, ज़्यादा होगी। सॉइल इरोजन बढ़ेगा, जो सॉइल इरोजन है ये क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया? देखो कैसे बढ़ेगा, अब जरा इसको समझते हैं। देखो लेट्स सपोज ये एक पर्वत है, ये क्या है, एक पर्वत है, ठीक है। और इस पर्वत के, जैसे पर्वत से नदियां निकलती हैं तो कुछ झीलें बन जाती हैं। मान लो कि एक झील है, इसी पर्वत के पास ये क्या है, एक झील है, और इस झील में क्या है, वाटर है, राइट। इस झील में क्या होगा, पानी होगा, पानी बना देते हैं ये लोग, ठीक है। अब क्या हुआ,
ये जो पर्वत है, इस पर्वत पर वृक्ष है, इस पर्वत पर क्या है, वृक्ष है, इस तरह के, और इन वृक्षों की अपनी रूट्स होंगी, है ना, इन वृक्षों की अपनी क्या होंगी, रूट्स होंगी। इस तरीके से, और ये रूट्स क्या कर रही होंगी, मिट्टी को रोके हुए होंगे, मिट्टी को कंट्रोल कर रही होंगी, मिट्टी को अपने से बॉन्ड बना के रखी होंगी या रोक के रखी होंगी, राइट। अब क्या हुआ, आप सपोज कीजिए आप यहां पर कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आपको ये वन क्या करने पड़ेंगे, यहां से काटने पड़ेंगे। तो आपने इन वनों को यहां से काट दिया, मैं बता रहा हूं मृदा अपरदन कैसे बढ़ रहा है, आपने इन वनों को यहां से काट दिया, राइट। तो जब आपने इन वनों को यहां से काट दिया, तो क्या ये जड़ें मिट्टी को रोक पाएंगी, नहीं रोक पाएंगे ना, तो मिट्टी को ये नहीं रोक पाएंगे। इसका मतलब इस पर्वत से जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर हैं वो अब रुकेंगे नहीं, वो अब कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। अब कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। यानी कि जितने भी रॉक्स होते हैं, जितने भी रॉक्स हैं, या फिर जितने भी क्या है, कंकड़ पत्थर है, जितने भी कंकड़ है, जितनी भी सॉयल है, इनकी मिट्टी है, वो सब कहाँ की, मिट्टी नीचे की तरफ आएंगी, नहीं आएंगी। तो नीचे की तरफ आने पर कहाँ पर, इन सब में क्या हो जाएंगे, वो इकट्ठा हो जाएंगे। अब जब इन सब में इकट्ठा हो जाएगी, इस झील में इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वाटर लेवल में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी कि जहाँ पर जितना पानी है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। समझ में आया। तो यही है किसका, मृदा अपरदन अधिक होगा इसी के कारण, क्योंकि यहाँ से क्या काट लिए जाएंगे, वन काट लिए जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जो मृदा अपरदन है, जो मिट्टी का कटाव है, वो सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए ये जो समस्या है, एग्जाम्पल ये है, ये भारत में मध्य हिमालय का एग्जाम्पल है, मध्य हिमालय, यानी कि जो मिडिल है, मिडिल हिमालय है, जो मिडिल हिमालय है ये उसका एग्जाम्पल है, जो कि उत्तराखंड, नेपाल की तरफ है। वहां पर आज ये समस्या बहुत बढ़ रही है। अब जानने वाली बात क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मृदा अपरदन या फिर वनों का ये जो डिफोरेस्टेशन है सबसे अधिक कहां पर हो रहा है, डिफोरेस्टेशन सबसे अधिक कहां पर है, तो डिफोरेस्टेशन जो सबसे अधिक है वो कहां पर है, आपने नाम सुना होगा अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट में आज वनों का कटाव सबसे ज़्यादा हो रहा है, डिफोरेस्टेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो वनों का कटाव ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब मृदा अपरदन क्या हो रहा है, वहाँ पर अधिक हो रहा है, मिट्टी का कटाव अधिक हो रहा है। अमेज़न कहाँ पर है, ये पता है ना, कहाँ पर है, पता होगा आप लोगों को। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये आपका अफ्रीका है। ये क्या है, इधर नहीं लिखता, इधर लिख देता हूँ, ये क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। और अफ्रीका में ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा अमेज़न ही है, ये पूरा क्या है, अमेज़न ही है, अमेज़न फॉरेस्ट ही है। यहाँ पर क्या है आपका, पेरू है, यहाँ पर क्या है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, इक्वाडोर है, यहाँ पर क्या है आपका गुआना है, ये सब चीज़ें यहीं पर। और यहाँ की तरफ है ब्राज़ील, यहाँ पर है ब्राज़ील, यहीं पर ही है ब्राज़ील, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि अमेज़न फॉरेस्ट सबसे अधिक कौन सी कंट्री में है या कहाँ पर है, तो अफ्रीका में कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। अफ्रीका में कहाँ पर है, ब्राज़ील में। यानी कि अमेज़न फॉरेस्ट का सबसे अधिक पार्ट कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। समझ में आया नहीं आया। और यहाँ पर डिफोरेस्टेशन आज जो जितने भी टोटल फॉरेस्ट हैं, जितने भी टोटल वन है, आज 17% वनों का कटाव हो चुका है, वनों का कटाव हो सकता है, हो चुका है। यानी कि अगर ये फॉरेस्ट पूरा 100 है तो 100 में से 17% वन काटे जा चुके हैं, समझ में। और खाली 17% वनों का कटाव ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आग की भी बहुत बड़ी समस्या है। इन फॉरेस्ट में दिन पर दिन क्या लगती रहती है, आग। क्यों, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल जोन में आता है, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर आप लोगों ने अक्षांश देशांतर पढ़े हैं तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये एक ट्रॉपिकल जोन में आता है। किस में आता है, ट्रॉपिकल जोन में, यानी कि वो जोन जहां पर अत्यधिक क्या होती है, गर्मी पड़ती है। तो आए दिन क्या लगती रहती है, जंगलों में आग लगती रहती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक भीषण आग लगी थी, आपने देखा होगा। तो इस तरह की क्या लगती रहती है, आग। तो आग एक बहुत बड़ी समस्या है इस
अमेज़न फॉरेस्ट के लिए, साथ में दूसरी चीज़ है इस वनों का कटाव। यहाँ पर वनों का कटाव क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, डिफॉरेस्टेशन की समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। समझ में आया? तो मैंने जो बताया आपको, अपर्दन क्या होगा, यहाँ पर अधिक होगा। मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ पर होगा, तो इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं और क्या होगा, कार्बन एब्जॉर्ब क्या होगा, कम होगा, राइट। कार्बन का जो, यानी कि फॉरेस्ट का जो मैंने आपको बताया था, बस उसका उल्टा है। कार्बन को कम सोखेंगे, कार्बन को क्या करेंगे, कम सोखेंगे, डिक्रीज होगा, है ना, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, औद्योगिकरण ज़्यादा होगा। तो इस तरह की समस्याएं यहाँ पर क्या होंगी, पैदा होना शुरू हो जाएगी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हाल ही में मध्य हिमालय में किस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, तो डिफॉरेस्टेशन की क्रिया देखने को मिल रही है। सबसे अधिक डिफॉरेस्टेशन कहाँ पर होता है, अमेजन फॉरेस्ट में होता है। अमेजन फॉरेस्ट कहाँ पर, अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कौन से देश में इसका सबसे अधिक पार्ट स्थित है, तो ब्राजील में सबसे अधिक ये फैला हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इनमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट, किसका, पर्यावरण को हम कैसे प्रभावित, तो देख रहे हो ना, डिफॉरेस्टेशन की क्रिया सबसे अधिक कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है, इन जगहों। उसके कारण कौन है, हम, ठीक है। चलो, ये था पहला टाइप जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टाइप पर। देखो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर एक बार आपकी ये चीज़ें समझ में आ जाए तो क्वेश्चन किसी तरह का बने, आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। दूसरा जो है, सेकंड जो है, सेकंड आता है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन। जरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा होता क्या है, ठीक है। देखो, प्लास्टिक प्रदूषण टोटली डिपेंड ऑन अस, राइट। हम ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बढ़ा भी हम रहे हैं और इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। देखो अब कैसे है, जो प्लास्टिक प्रदूषण है, सबसे पहली चीज़, ये जो प्लास्टिक है ये बनी किसकी होती है, ये प्लास्टिक बनी किसकी होती है, ये प्लास्टिक पॉलीमर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पॉलीमर की बनी होती है। याद रखना, किसकी बनी होती है, पॉलीमर की। यानी कि पॉलीमर से जितने भी प्लास्टिक उत्पाद होते हैं या प्लास्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो सब इसी से ही बनते हैं। जितने भी प्लास्टिक उत्पाद होते हैं वो सब किससे बने होते हैं, इसी पॉलीमर से बने होते हैं। प्लास्टिक उत्पाद जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूँ, जैसे पॉली बैग, आपने सुना होगा, आप इस्तेमाल भी करते हो, पॉली बैग या फिर पॉलीथीन भी कहते हैं इसको, पॉली बैग या पॉलीथीन, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि ये किसका बना होता है, यही पॉलीमर का बना होता है और यही एक प्लास्टिक प्रोडक्ट भी है। अब देखो, जानने वाली बात क्या है, ये पॉली बैग कैसे प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ा रहा है, एक मिनट इसको देख लेते हैं। देखो, इसके दो मेन कारण है जो ये आज इस प्रदूषण को बढ़ा रहा है। पहला रीजन क्या है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं कर सकते, रिसाइकिल कर सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? देखो, अगर मैं भारत की बात, पूरी धरती की बात करूं तो आज पूरी धरती पर लगभग 58 लाख टन जो है प्लास्टिक वो पैदा होता है। 58 लाख टन जो प्लास्टिक है वो पैदा होता है, जिसमें से 60% तो हम ही फैलाते हैं, भारतीय। 60% तो कौन फैलाते हैं, हम ही है। अकेला यूपी 761 टन जो प्रदूषण है, 761 टन जो वेस्ट मटेरियल होता है वो गंगा में बहा देते हैं। समझ में आया? अकेला यूपी कानपुर उसमें सर्वश्रेष्ठ पर आता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये कभी नष्ट नहीं होते, पॉली बैग्स प्लास्टिक जो है वो कभी नष्ट नहीं होते। देखो एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये एक सतह है जिस पर हम चलते हैं फिरते हैं, ठीक है। आपने प्लास्टिक को धीरे धीरे इस पर क्या कर दिया, जमा कर दिया। आप धीरे धीरे सतह पर प्लास्टिक को जमा करते रहे तो धीरे धीरे इस सतह पर प्लास्टिक की एक परत जम जाएगी, इस तरीके से परत पैदा हो जाएगी, राइट। अब क्या होती है, बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई, या तो बारिश इस पूरे एरिया से नीचे जा रही थी, है ना, लेकिन प्लास्टिक से पानी तो गुजर नहीं सकता, तो यहां से पानी नीचे आ ही नहीं पाता। इसीलिए आज धरती में पानी की क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है।
सर मैं इसीलिए कहते हैं कि बूंद बूंद बचाओ पानी की, वो इसीलिए क्योंकि प्लास्टिक क्या करती है, एक मीडियम हो गया इस वर्षा के बीच और इस भूमि के बीच, जो कि पानी को नीचे जाने ही नहीं देता। समझ में आया? तो प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको रिसाइकल कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं। लगभग 60%, अगर पूरा जो प्लास्टिक है 100% है, 100% में से लगभग 60% प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, बाकी वेस्ट है, बाकी का नो यूज़, तो नष्ट नहीं कर सकते। और साथ में ये क्या करते हैं, और इसको नष्ट नहीं किया जा सकता पॉलीबैग को, और साथ में अगर हम इसको जलाएंगे, क्या करेंगे, जलाने पर ये क्या करते हैं, जलाने पर ये क्या होते हैं, प्रदूषक होते हैं। जलाने पर क्या होते हैं, ये प्रदूषक होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं। क्या होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं। यानी कि पोल्यूटेंट वे होता है, प्रदूषक वे होता है जो प्रदूषण फैलाते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले कारक ही को हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। अगर आप इस प्लास्टिक को जलाओगे तो वो एक पोल्यूटेंट होगा, एक प्रदूषक होगा। तो आप अगर किसी भी प्लास्टिक को जला रहे हो तो एक तरीके से आप प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रहे हो। समझ में नहीं आया? अब जरा एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉलीमर है, ये जो प्लास्टिक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों ये आज हार्मफुल बन गई है। देखो जरा ध्यान से, बात है सन 1965 ईस्वी की। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुस्ताव थुलिन। क्या नाम था, गुस्ताव थुलिन। गुस्ताव थुलिन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट पॉलीबैग डिजाइन किया था, फर्स्ट पॉलीबैग डिजाइन किया था। समझ में आया? ये जो गुस्ताव थुलिन थे, ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहला पॉलीबैग डिजाइन किया था। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि सबसे पहले पॉलीबैग डिजाइन करने वाले व्यक्ति कौन थे, पॉलीथीन डिजाइन करने वाले कौन थे, गुस्ताव थुलिन। तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट पॉलीबैग डिजाइन किया था। उसके बाद यूरोप में, यूरोप की एक कंपनी है, यूरोप की एक कंपनी थी जिसका नाम था सेलोप्लास्ट। सेलोप्लास्ट, इस सेलोप्लास्ट कंपनी ने ही इस पॉली बैग को अत्यधिक मात्रा में बनाना शुरू कर दिया। क्या किया, अत्यधिक मात्रा में बनाना शुरू कर दिया। समझ में आया नहीं आया? क्या बताया मैंने कि सन 1965 में एक व्यक्ति थे गुस्ताव थुलिन, उन्होंने फर्स्ट पॉलीबैग डिजाइन किया था। क्वेश्चन पूछे तो बता देना। तो यूरोप की एक कंपनी जिसका नाम था सेलोप्लास्ट, उसने इस प्रोडक्ट को या फिर इस पॉलीबैग को अत्यधिक मात्रा में बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ जरा वो देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, एक एग्जाम्पल था जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखिए, अब आता है अगला सन, बात है सन 1987 की। 1987 में यूरोप में 80% लोग इस पॉली बैग का इस्तेमाल करने लगे। आग की तरह फैल गया पूरा, और यूरोप में लगभग 80% लोग जो हैं वो लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा। ये जो पॉली बैग है ये लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा। कब तक, 1987 तक। उसके बाद एक सन और आया, सन 1997। 1997 में क्या हुआ, एक व्यक्ति आए जिनका नाम था चार्ल्स मूर। क्या नाम था, चार्ल्स मूर। इन्होंने क्या किया जरा देखिए। चार्ल्स मूर ने कहा कि लगातार इस पॉली बैग के इस्तेमाल करने से क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल करने से जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं, यानी कि जितने भी जलीय जीव हैं, जितने भी जलीय जीव हैं वो क्या हो रहे हैं, वो मर रहे हैं या कम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? इस चार्ल्स मूर ने बताया कि आज जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं, यानी कि जितने भी जलीय जीव हैं वो कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं, जरा इसको देख लेते हैं। देखो क्यों कम हो रहे हैं, इसके दो कारण बन सकते हैं। क्या, दो ही कारण है। पहला कारण क्या है कि जो मछलियां हैं
मछलियों द्वारा इस पॉली बैग को खाना समझकर खाया जाना, मछलियों द्वारा खाया जाना। समझ में आया? मछलियां जो हैं वो इस पॉली बैग, इस पॉलीथिन को खाना समझकर क्या हो रही है, खा रही है। करंट का क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि एक व्हेल मछली के मुंह से बहुत सारी क्या निकली, प्लास्टिक निकली। ठीक है, तो इन मछलियां क्या करें, इसको भोजन समझकर खा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी आपदा बनती जा रही है, क्योंकि समुद्र में मछलियों की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। राइट। और दूसरा कारण क्या है कि इस सागर में ही या इसी में ही जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है, इस डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। समुद्र में या नदी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, जिससे इन मछलियों को सांस मिलती है या इनको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जा रही है। देखो, अगर बात करें हम अपनी गंगा रिवर की, तो गंगा रिवर में ऑक्सीजन की सबसे बड़ी डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? देखो, सिंपल सी चीज़ है कि हमारी जो गंगा नदी है उसमें डॉल्फिन की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, या फिर पूछा जाए कि गंगा नदी में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, तो डॉल्फिन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन धीरे धीरे इस प्रदूषण के कारण डिसॉल्व ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिससे ये डॉल्फिन भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। समझ में आया? तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो रहे हैं। देखो कैसे, एक मिनट समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक नदी है, ठीक है, इस नदी के पास ये एक व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति ने एक क्या की, बोतल पी, और बोतल पीने के बाद इस नदी में उड़ेल दी। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से जो प्लास्टिक है वो यहाँ इस नदी में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, और ये नदी कहाँ पर मिली जाकर, सागर में जाकर मिलती है, मिलती नहीं मिलती है, तो सागर में जाकर सारी प्लास्टिक यहाँ पर उड़ेल दी। तो सागर में उपस्थित मछलियों द्वारा इसे खा लिया जाता है, या फिर इसमें उपस्थित जो DO है उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे मछलियों को ठीक से सांस नहीं मिल पाती और वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि भारत की या विश्व की सबसे अधिक पॉल्यूटेड नदी कौन सी है, सबसे अधिक प्रदूषक नदी कौन सी है, विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषक रिवर कौन सी है, प्रदूषक नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, यांगसी नदी। कौन सी है, यांगसी नदी, जो कि कहाँ की है, चीन की है। ये जो नदी है ये आज सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड नदी है, सबसे ज़्यादा प्रदूषक नदी है। और दूसरा पॉइंट इसके बारे में यांगसी नदी के ये भी है कि ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना, यूरोप की सबसे लंबी नदी। ठीक है, ये पॉइंट्स भी बन सकता है। तो सबसे अधिक पॉल्यूटेड नदी कौन सी है, यांगसी नदी, जो कि चीन की है। एक होता है चीन की शोक नदी कौन सी है, तो होंगो नदी चीन का शोक कही जाती है, याद रखना, कभी आप इसको ही समझ लो। अब क्या है कि क्या इस प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए, तो हाँ, इसे रोकने के लिए कदम उठाए गए। बात है सन 2002 की। सबसे पहले बांग्लादेश ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। क्या लगाया, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद 2009 में हिमाचल प्रदेश ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। तो फिर सिक्किम पीछे क्यों रहता, बात आती है सिक्किम की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिक्किम की। सिक्किम ने क्या किया, सबसे पहले जितनी भी प्लास्टिक बोतल थी, प्लास्टिक बोतल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। किस पर, प्लास्टिक बोतल पर, और धीरे धीरे सारी प्लास्टिक जो थी वो बैन कर दी। और यही कारण है कि आज जो सिक्किम है वो दुनिया का या विश्व का, दुनिया का पहला जैविक राज्य बन गया, जैविक राज्य बन गया। जैविक राज्य वो होती है जहां पर जैविक खेती होती है, जैविक राज्य बन गया मतलब जैविक खेती होती है, प्रदूषण फ्री खेती जो होती है वही होती है जैविक खेती।
जहाँ पर प्रदूषण क्या होता है, बहुत कम होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी बहुत सारे इनाम दिए हैं सिक्किम को इसके लिए। तो अगर पूछा जाए कि विश्व का पहला राज्य जहाँ पर जैविक खेती होती है या जैविक राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। समझ में? सबसे पहले इसने प्लास्टिक बोतल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, उसके बाद धीरे धीरे पूरी प्लास्टिक पे ही क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो आज यहाँ पर जो भी खेती होती है वो सबसे शुद्ध खेती होती है, क्योंकि उसमें उर्वरकता जो है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से मिट्टी की उर्वरता भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में? तो ये था कौन सा, प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। जो भी आपका पॉइंट हो या जो चीज़ समझ में नहीं आई आप कमेंट कर देना, उस कमेंट में मैं देख लूँगा कि आपको समस्या किस चीज़ में आ रही है। वैसे तो समस्या आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही डीप बता रहा हूँ आप लोगों को। डीप क्या, बस ठीक से ही बता रहा हूँ। वैसे जानने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन इतनी काफ़ी है। उसके बाद तीसरी आती है, तीसरी क्या है, तीसरा आता है अम्लीय वर्षा। क्या आती है, अम्लीय वर्षा, यानी कि एसिडिक रेनफॉल। एसिडिक रेनफॉल क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज, आज अम्लीय वर्षा जो है, एसिडिक रेनफॉल जो है, वो सबसे अधिक क्यों हो रहा है, उसका एकमात्र कारण है और वो है उद्योग। आज अम्लीय वर्षा जो बढ़ रही है, इसकी मात्रा जो बढ़ रही है, उसका एकमात्र कारण है वो है उद्योग। इन उद्योगों से भारी मात्रा में, देखो एक मिनट समझो, देखो मान लो एक फैक्ट्री ये है, एक फैक्ट्री ये है, ठीक है, और ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्री है, इन फैक्ट्रियों में अत्यधिक मात्रा में क्या निकलता है, इन फैक्ट्रियों से अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर निकलते हैं। समझ में आया? क्या होते हैं, अत्यधिक वर्षा में ये नाइट्रोजन और सल्फर निकलते हैं, और जब ये नाइट्रोजन और सल्फर हवा के साथ ऊपर जाते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था, सल्फर और ये जो नाइट्रोजन है ये इकट्ठे हुए ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ जाने पर बादल का रूप धारण किया और फिर वर्षा कर दी। और जहाँ पर भी ये वर्षा होगी, जहाँ पर भी ये वर्षा होगी और जिस इमारत पर गिरेगी, उसका रंग हमेशा क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। आप लोगों के घर हैं, आप लोग हर दिवाली पर क्या करते हो, कलर करते हो, उस पर रंग करते हो, लेकिन हर साल करते हो क्योंकि वो फीका पड़ जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि आज वर्षा में अम्लीयता ज़्यादा हो गई है, यानी कि आज अम्लीय वर्षा की मात्रा क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये था इसका एक प्रमुख कारण, उद्योग, जो आज अम्लीय वर्षा को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा आज ये जो अम्लीय वर्षा है, इस अम्लीय वर्षा के कारण आज जो प्रमुख देश इसकी समस्या से जूझ रहे हैं, वो आपने सुना होगा नार्वे है, स्वीडन है। आज इन जगहों पर, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन जगह पर अम्लीय वर्षा की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन क्षेत्रों में क्या है, झीलें पाई जाती हैं, क्या होती है, लेक्स होती है, ठीक है। अब जब इन लेक्स में ये अम्लीय वर्षा का पानी गिरता है तो इसमें उपस्थित जितने भी एक्वेटिक एनिमल है, जितने भी जलीय जीव हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इन झीलों में जो मछलियां हैं वो इस अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो जाती है, मर जाती है। और मरने के कारण इन्हीं लेकों को मृत झीलें बोला जाता है या फिर मृत सागर बोला जाता है। समझ में आया? डेड सी जिसे कहते हैं हम, डेड सी, इसी कारण इनको बोला जाता है। समझ में आया? जब इन लेक्स में उपस्थित एक्वेटिक एनिमल यानी कि जलीय जीव इस अम्लीय वर्षा के कारण मर जाते हैं तो ऐसी झीलों को मृत झीलें, मृत सागर या डेड सी बोल दिया जाता है। समझ में आया? क्योंकि इनमें ये होते ही नहीं है मछलियाँ वगैरह। तो ये सब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। समझ में आया? इसके अलावा ये जो अम्लीय वर्षा है, ये कहीं ना कहीं मिट्टी की जो उर्वरकता होती है, मिट्टी की जो उर्वरकता होती है उसको भी कम कर रही है।
मिट्टी की उर्वरकता को भी क्या करे, कम करे, क्योंकि जब ये अम्लीय वर्षा होती है और भूमि पर गिरती है तो गिरने के कारण उस मिट्टी में उपस्थित जितने भी जैविक होते हैं, जैविक चीज़ें होती हैं या जो उर्वरकता होती है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। तो कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरकता को भी ये चीज़ क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, देखो एक चीज़ समझो, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई है कि अम्लीय वर्षा के कारण जो इमारत है, इमारतों का रंग कैसा पड़ गया है, फीका पड़ गया है, फीका पड़ता है। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। दूसरा मैंने आपको बताया कि मिट्टी की उर्वरकता क्या होती जा रही है, कम हो जाती है। जो मिट्टी की उर्वरकता है या फिर जो खनिज है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या कम होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा मैं क्या लिख सकता हूं कि जितनी भी झीलें हैं उन झीलों में जो इक्वेटिक एनिमल है वो कम हो जाते हैं। जो इक्वेटिक एनिमल है यानी कि जो जलीय जीव है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं मैं जो अंडे हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते। जो अंडे हैं, अंडों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। एक शोध के अनुसार ये देखा गया कि एक अंडा लिया गया जो पूर्ण विकसित है और एक ऐसा अंडा लिया गया जिस पर अम्लीय वर्षा कराई गई, तो देखा गया कि अंडा जो है वो जिस पर अम्लीय वर्षा कराई गई है वो पूर्ण विकसित नहीं था एज कंपेरिजन टू दूसरा अंडे के। जो दूसरा अंडा था उसके कंपैरिजन में वो विकसित नहीं था। तो अंडे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, किसके कारण, इस अम्लीय वर्षा के कारण। अब देखो एक एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है कि ताजमहल का जो रंग है वो फीका पड़ रहा है। ताजमहल का रंग फीका क्यों पड़ता है? उसका कारण यही है, अम्लीय वर्षा। दरअसल होता क्या है, देखो समझो, जैसे कि ये एक, मान लो ये ताजमहल है और ये एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री कौन सी? मथुरा रिफाइनरी। ये क्या है? एक मथुरा रिफाइनरी है, राइट। और मथुरा रिफाइनरी में अत्यधिक मात्रा में क्या निकलता है, यहां से अत्यधिक मात्रा में NO2 SO2 निकलते हैं। देखो यहां पर NS है तो यहां पर एग्जाम्पल के लिए आप ये भी लिख सकते हो, ये भी अत्यधिक मात्रा में निकलते हैं। ये क्या है, ये लिख देता हूं मैं, देखो यहीं पे लिखता हूं, ये जो है ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जो ये है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन रिफाइनरी से क्या निकलते हैं, अत्यधिक मात्रा में ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं। और जब हवा के साथ ये ऊपर जाते हैं, जब हवा के साथ ये ऊपर जाते हैं इस तरीके से, तो क्या बनते हैं, बादल बन जाते हैं। और इन बादलों में ये कण क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और जब ये वर्षा के रूप में गिरते हैं ताजमहल के ऊपर, तो वहां का रंग क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। इस ताजमहल का रंग क्या पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। समझ में आया? तो उसका कारण क्या है, अम्लीय वर्षा। तो हर बार ताजमहल का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है, उसका कारण है इस अम्लीय वर्षा के। चूंकि लॉकडाउन के कारण, अगर करंट की बात करें तो करंट में ये चीज़ है कि आज जो ताजमहल को देखा, मतलब अब जो ताजमहल को हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है। देखो बहुत सारे लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट जो है उसको 200 किलोमीटर की दूर से भी वो साफ दिख रहा है। एक फ़ोटो पोस्ट की गई है सोशल मीडिया पर जिसमें ये चीज़ देखी गई है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि ताजमहल अब और ज़्यादा निखरा हुआ दिखाई दे रहा है इस लॉकडाउन के कारण। आज दिल्ली से आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये सब इसी के कारण है, क्योंकि प्रदूषण कम हो रहा है। अगर प्रदूषण इसी तरीके से बढ़ता रहा तो एक दिन हम भी कम हो जाएंगे। ठीक है, सब लोग बारिश में नहाते हैं ना, तो वो इसी के कारण है। चलो ठीक है, समझ में आया अम्लीय वर्षा क्या होती है और कैसे इफेक्ट डालती है। तो
कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है, जो रंगों का फीका, जो ये इमारतों का रंग फीका होता जा रहा है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं, क्योंकि हम अत्यधिक मात्रा में ये नाइट्रोजन और सल्फर को क्या कर रहे हैं, इन जो हार्मफुल गैसों को छोड़ रहे हैं इन उद्योगों द्वारा। समझ में आया? बैन भी नहीं कर सकते, क्या करें। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अम्लीय वर्षा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है और वो लास्ट है इसका, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ट्रिकी नहीं है, बस छोटा सा है, आप देखते ही समझ जाओगे। जैसे कि फोर्थ आता है कृत्रिम वर्षा। क्या आती है? कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेनफॉल। क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। देखो ये बादल है, ठीक है, इस बादल में जल वाष्प की बूंदें हैं, पानी है, इस बादल में जल वाष्प की बूंदें तो हैं, जल वाष्प की बूंदें तो हैं, लेकिन कम है, लेकिन कम है। अब जब जल वाष्प की इसमें बूंदें कम हैं तो बूंदें डालनी पड़ेगी, है ना। तो अब ऐसे समझो ये एक हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, सॉरी, ये क्या है, एक हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर द्वारा इस बादल पर स्प्रे किया जाता है, इस बादल पर क्या कर दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है, बौछार करा दी जाती है। क्या करती है? बौछार कराई जाती है या फिर स्प्रे किया जाता है। बौछार किस चीज की करते हैं? सबसे अत्यधिक मात्रा में होता है AGI। इसके अलावा शुष्क बर्फ जो होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। ड्राई आइस भी क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा पोटेशियम का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि कृत्रिम वर्षा में किसकी बौछार सबसे अधिक कराई जाती है या क्या उसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड, इसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। यानी कि कृत्रिम वर्षा में सबसे अधिक जो इस्तेमाल किया जाता है वो है AGI यानी कि सिल्वर आयोडाइड। समझ में? जब इस सिल्वर आयोडाइड की इस बादल पर स्प्रे करा दिया जाता है, बौछार करा दी जाती है, तो ये क्या करा देती है? वर्षा करा देती है। यही है कृत्रिम वर्षा। कर्नाटक में हाल ही में आपने चर्चा में सुना होगा, कर्नाटक के लगभग 176 ग्रामीण क्षेत्र थे जहां पर वर्षा नहीं हो रही थी, तो वहां की सरकार ने इन ग्रामीण क्षेत्रों पर कृत्रिम वर्षा कराने का निर्णय लिया था। आप दिल्ली या महाराष्ट्र जैसे इलाकों में भी देखते होंगे, दिल्ली या महाराष्ट्र जैसे इलाकों में भी कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, लेकिन ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ये जो कृत्रिम वर्षा है ये ज़्यादा उपयोगी मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें हम ये नहीं बता सकते कि वर्षा कितनी होगी, वर्षा कितनी होगी, हम इसमें ये नहीं बता सकते, ज़्यादा होगी कम होगी, बस एक अनुमान लगा लेते हैं कि अगर हम इतना यूज़ करते हैं 200 ग्राम 100 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड का घोल इस पर डालते हैं तो इतनी वर्षा हो सकती है या इतनी वर्षा होती है। बाकी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वर्षा कितनी होगी, इसलिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। सबसे ज़्यादा इसमें AGI का इस्तेमाल करते हैं, इसका ड्राई आइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? ड्राई आइस का यानी कि ड्राई आइस में CO2 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस ड्राई आइस का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा इन्वायरमेंट है यानी कि जो हमारा वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग ये बढ़ जाएगा। जो उष्मीकरण है, जो उष्मीकरण है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया? अभी इस लॉकडाउन के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव की जो परत थी उसमें भी काफ़ी क्या देखी गई? डिक्रीमेंट हुआ है उसमें काफ़ी, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? बढ़ती है अगर हम इस शुष्क बर्फ का इस्तेमाल करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वर्षा का कृत्रिम वर्षा कराने में हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर मैं किसका इस्तेमाल करते हैं? AGI का, यानी कि सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये बात आप नोट कर लेना कि कृत्रिम वर्षा में सबसे अधिक जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिल्वर
आयोडाइड का किया जाता है। समझ में आया? जब कभी सूखे की समस्या पैदा होती है या हमें लगता है कि सूखा होने वाला है तो वहाँ पर कृत्रिम वर्षा द्वारा वर्षा कराई जा सकती है। ठीक है, तो क्लास 1 में हम इतना ही रखते हैं पर्यावरण के बारे में। आज हमने पढ़ा है पर्यावरण पर, आज हमने पर्यावरण के बारे में 3 चीज़ें कैलकुलेट कर ली है। क्या क्या? एक तो पर्यावरण पढ़ लिया है, एक उसके कंपोनेंट पढ़ लिए हैं, इन्वायरमेंट पढ़ लिया है, एक उसके कंपोनेंट देख लिया और साथ में इफेक्ट भी देख लिया है कि प्रभाव, इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है। ठीक है, इन्फ्लुएंस कैसे डाल रहा है पर्यावरण पर, हम कैसे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो आज की क्लास में हम इतने रखते हैं। ऐसी ऐसी क्लास में जब नेक्स्ट आएगी तो मैं उसको भी आपको बता दूंगा। बस आपको करना क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। समझ में आया? तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जैसी आएगी वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। बाकी प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक शेयर तो कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।